स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने हमें साइको एनालिटिक थ्योरी दिया और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। जब हम पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे थे तब हमने बात सिगमंड फ्रॉइड की थी, जो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक नया फील्ड ही इंट्रोड्यूस किया साइकोलॉजी में, और वो था साइको एनालिसिस। इसी वजह से इनको साइको एनालिसिस के फादर भी कहा जाता है। साथ में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए पर्सनालिटी के बारे में, जो भी चीजें बताई, उसमें साइंटिफिक वैलिडेशन बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा साइंटिफिक वैलिडेशन थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी थ्योरी को बहुत ज्यादा माना गया। इसके क्रिटिसिज्म भी थे, लेकिन उस समय उस जो पाइनियर स्टेज था जो उन्होंने किया, उस वक्त उन्होंने किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया था। साथ में पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने एक नया आयाम खोल के रख दिया। इसी वजह से इनको फादर कहा जाता है और इनकी एक पूरी फील्ड निकल के जिसको साइको एनालिसिस फील्ड भी कहा जाता है। नाउ इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो पर्सनालिटी है वो कुछ ऐसी चीज है जो हमारे अंदर निहित होती है और वो अनकॉन्शियस लेवल पे होती है, राइट। इसको बताने के लिए इन्होंने स्ट्रक्चर बताया पर्सनालिटी के, और ये स्ट्रक्चर इनके हिसाब से 3 स्ट्रक्चर थे, और वो था इड, ईगो एंड सुपर ईगो, राइट। जो ये इड और सुपर ईगो थे, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। जहां पे इड जो था वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट का था, मतलब कि इसके अंदर जो भी चाहिए, जो भी चीज बात होती थी, आई वॉन्टेड, उसका ये था कि मुझे ये करना है। कैसे करना है इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है वो सही है गलत है, करना है नहीं करना है, वो करने लायक भी है या नहीं, बस चाहिए, ऐसा वाला चीज है। तो इसी वजह से इसको हम एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट कहते हैं। साथ में ये जो सुपर ईगो था, ये बिल्कुल इसके विपरीत काम करता है, इससे परे सोचता है, और इसका ये कहना ये कहीं ना कहीं मोरल है, मोरालिटी के बारे में बात हो रही है। What I should do, क्या करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या इसी तरीके से काम होता है, ये इस बारे में बात करता है। तो ये देखो कहीं ना कहीं ये एंजल रूप है और ये डेविल रूप है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है ईगो, जो है रियलिटी। वो थोड़ा भाग इससे लेता है, थोड़ा भाग इससे लेता है, और ह्यूमन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए कहता है आई विल, जो थोड़ा सा आई वॉन्ट और आई शुड के बीच की चीजें आती हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो कि इड के अनुसार ये है कि आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, मुझे ये अभी के अभी चाहिए, मुझे आई वॉन्ट इट, राइट, मुझे ये चाहिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये सही है गलत है, मुझे ये चाहिए। और सुपर ईगो कहता है कि अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे मनुष्य हैं, ये इस तरीके की बातें नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बात कहीं ना कहीं इसके बात से झलक रहा है कि मोरालिटी की बात हो रही है, हायर वैल्यूज की बात हो रही है। और ये जो ईगो है वो ये कह रहा है कि चलो इस बात के बारे में सोचते हैं साथ में मिल करके कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको करना भी है, लेकिन इसको ये बहुत ज्यादा इमोरल भी नहीं होना है, मोरालिटी के साथ में चलना है। तो इसने क्या किया, इन दोनों के बीच में, झगड़े के बीच में सामंजस्य स्थापित किया और एक अलग तरीका निकाल दिया। तो ये जो अलग तरीका निकला था, जो ईगो था, जो अलग तरीका दोनों के बीच के इड और सुपर ईगो के झगड़े को शांत करता था, ये था डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमने 10 टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म भी पढ़े थे, राइट। आप इससे पिछले वाले लेक्चर में जाकर के ये सारी चीजें देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द थियरी, जो इन्होंने थियरी दी थी, साइको सेक्सुअल थियरी, इनकी थियरी को भी कहा जाता था और साइको एनालिटिक थियरी भी कहा जाता था। तो इसमें इन्होंने जो बताया, तो पहली चीज तो ये हम जान लेते हैं इस थियरी के बारे में कि ये सबसे ओल्डेस्ट थियरी है, सबसे पुरानी है। इन्होंने पर्सनालिटी को स्टेजेस में डेवलप करता हुआ बताया कि स्टेजेस में डेवलप होता है। साथ में ये भी बताया कि प्लेजर सीकिंग होता है, ये आनंद प्रभाव, आनंद की तलाश में व्यक्ति मनुष्य रहता है और उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। और इन्होंने 5 स्टेजेस बताए उसके लिए। पहला स्टेज था ओरल स्टेज, दूसरा एनल स्टेज, तीसरा फेलिक स्टेज, चौथा लेटेंसी एंड 5वां जेनाइटल स्टेज। तो इसमें कहीं ना कहीं हर बार सेक्सुअलिटी को ध्यान में रख करके ही ये सारे के सारे स्टेजेस निर्माण किए गए थे। इसी वजह से इस थियरी को साइकोसेक्सुअल थियरी भी कहा जाता है। इनके अनुसार 2 बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट हैं जिसपे की काम होता है। वन इज इरोस, जिसको हम लिबिडो भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लव इंस्टिंक्ट, प्यार का जो अनुभूति है, अनुभव है, उसके बारे में। हर कोई चाहता है कि कोई उससे प्यार करे और वो भी किसी को प्यार करे, तो दैट इज इरोज।
और दूसरा है थैनाटोस, जिसमें डेथ इंस्टिंक्ट है कि हर कोई ये चाहता है कि मरने के बाद भी उसको लोग याद रखें। तो ये जो ह्यूमन लाइफ है हमारा, ये यहाँ पे साइकोडायनेमिक, देखो एक और नाम यहाँ पे यूज किया हुआ है साइकोडायनेमिक, इस हिसाब से भी चलता है। तो इनके थ्योरी के तीन नाम है, साइको एनालिसिस, साइकोडायनेमिक एंड साइकोसेक्सुअल, जहाँ पे इन्होंने पर्सनालिटीज को अलग अलग तरीके से बताया और उसमें ये बताया कि 2 बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट के ऊपर हमारी लाइफ टिकी होती है और हम इसी के अनुसार काम कर रहे होते हैं। नाउ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो स्टेजेस बताए, उन सब में इनका ये कहना था कि यहाँ पे प्लेजर आ रहा है, वो माउथ से आए, एनस से आए, जेनाइटल से आए, या डिमांड्स, रॉयलिटी या कुछ भी चीज से आए, वो प्लेजर आ रहा है इसी वजह से। और यहाँ पे वो प्लेजर का मूल केंद्र क्या था? सेक्सुअल इंस्टिंक्ट था। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इसमें इन्होंने जो हमने बात की 5 स्टेजेस दिए थे। तो एज गैप क्या है इसमें? तो एज गैप ओरल स्टेज का है 0 to 18 मंथ्स, यानी जन्म के कुछ टाइम बाद तक। और इसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? सकिंग, माउथ, बाइटिंग, च्यूइंग, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। एनल स्टेज यहाँ पे 18 to 36 मंथ, यहाँ पे बाउल मूवमेंट और ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि वॉशरूम यूज करना और नहीं करना, इन सारी चीजों के ऊपर बात होती है। नेक्स्ट इज फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज इज 3 to 6 ईयर्स, जहाँ पे जेनाइटल्स के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज लेटेंसी, 6 to प्यूबर्टी के आसपास तक की बात हो रही है, 12 ईयर्स के आसपास, जहाँ पे अपने सेक्सुअल फीलिंग को रिप्रेस किया जा रहा है। ठीक है। एंड लास्ट इज जेनाइटल, जो कि प्यूबर्टी के ऑनवर्ड्स होता है। प्यूबर्टी के बाद जितनी भी स्टेजेस हैं, एडल्टहुड, लेटर एडल्टहुड, ओल्डहुड, ये सारी चीजें, इन सब के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मैच्योरेशन हो रहा है सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, किस तरीके से हम अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इन सब में एक चीजें और थी, और दैट वाज फिक्सेशन। एक टर्म इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया, दैट इज फिक्सेशन। तो फिक्सेशन एक ऐसी अवस्था थी, ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म था, जिसके अनुसार जो इंडिविजुअल है उसी एक डेवलपमेंटल स्टेज में लॉक रह जाता है, rather देन उसकी उम्र बढ़ रही है लेकिन वो उसी स्टेज में लॉक्ड है। अब देखो यहाँ पे ओरल स्टेज में इन्होंने कहा है कि सकिंग और माउथ सकिंग, बाइटिंग, ये सारी चीजें होती है। काटते तो हम बहुत टाइम बाद भी है ना, कभी कोई भी चीज च्यू करने के लिए हम काटते तो है पहले, तो उम्र तो बढ़ गई है लेकिन वो फिक्सेशन अभी चल ही रहा है, वो फिक्स हो ही रहा है, अभी हम उससे उभर नहीं पाए हैं, अभी उस स्टेज में है ही, या उस स्टेज की मेमोरी अभी है, वहां से भी डेवलपमेंट हमारा हो रहा है। आप भी अपने आप को डेवलप कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.delivites.in पर। गो देयर, बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेलीवाइट्स। नाउ लेट्स रीड मोर अबाउट स्टेजेस। तो सबसे पहला स्टेज था ओरल स्टेज। ओरल स्टेज नाम ही बता रहा है, मौखिक स्टेज है, मौखिक चरण है, जहां पे कि बच्चे शुरुआत से लेके 18 महीने तक रह रहे हैं। इसमें जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी प्लेजर सीकिंग है, वो माउथ के थ्रू हो रहा है। और वो क्या है? च्यूइंग है, सकिंग है, बाइटिंग है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारे एक्शंस जो है वो प्लेजर का सोर्स है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्लेजर मिल रहा है, राइट। तो बच्चे जब कोई भी चीज को काटते हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्लेजर, वो वहां पे उनको प्लेजर मिल रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज एनल स्टेज। यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग की बात होती है। इसमें लगभग बच्चे 1.5 साल से 3 साल की उम्र तक रहते हैं। और इसमें ये होता है, इनमें ग्रेटेस्ट प्लेजर क्या होता है? इनकी एनल मूवमेंट। ठीक है, जो मूव कर रहा है, जब बच्चे ऐसे बैठ रहे हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे कैन गेट इन दिस स्टेज फॉर देयर प्लेजर। अपने प्लेजर के लिए सबसे सही चीज उनको यही लगती है। और इसी वजह से स्टेज 2 आते आते एनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जो कि ये सोसाइटी का रूल भी आता है, उसके हिसाब से ये लोग रूल से भी धीरे धीरे अवगत होते जाते हैं कि सोसाइटी में हमारे रूल्स कैसे हैं, हम टॉयलेट से रिलेटेड क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें उनको यहाँ समझ में आती हैं। साथ में जो ये मूवमेंट है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का है, तो बच्चे इसको 2 तरीके से देखते हैं, या तो वो बार बार वॉशरूम जाएंगे, या तो वो बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से उनको जो प्लेजर मिलता है वो एनल स्टेज में काउंट किया जाता है। नाउ मूविंग टू द फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज इज थर्ड स्टेज, जहां पे बच्चे 3 से 6 साल की अवस्था में रहते हैं। फेलिक्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फेलस। और यहाँ पे इस स्टेज में उन्होंने एक चीज और का इंट्रोडक्शन दिया था, और वो था
ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि अपने ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट्स से धीरे धीरे वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज फेलिक स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसका मतलब क्या था? ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये था कि जो मेल चाइल्ड है वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, तो दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे इस वजह से हो रहा है बिकॉज इनका ये मानना है कि ये क्या करते हैं, उनके दिमाग में यहाँ तक आता है कि वो अपने फादर को रिमूव कर दे। ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है और ये ग्रीक मैथोलॉजी है जहां से कि इस कॉम्प्लेक्स का नाम उन्होंने लिया है। जहाँ पे एक ओडिपस पर्सन था जिसने अपने फादर को मार करके अपनी मदर से शादी कर ली थी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने उठाया ये वहां से उठाया। और इसी के एवज में फीमेल्स के प्रति किसी और एनालिस्ट ने दिया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था सेम चीज फीमेल्स के लिए थी कि अपनी मदर को वो रिमूव कर देना चाहती हैं और अपने फादर के साथ रहना चाहती हैं। तो जो मदर और फादर और डॉटर का बॉन्ड है उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। सेम ऐसा ही कोई ग्रीक माइथोलॉजी है जिसमें जो बेटी होती है, इलेक्ट्रा नाम होता है उनका, और वो अपनी मदर को हटा करके अपने फादर से शादी कर लेती है। कुछ ऐसी सी स्टोरी है जहां से उन्होंने ये नाम लिया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से यहाँ पे ये चीज हमें क्लियर होती है कि थर्ड स्टेज तक आते आते बच्चा अपना ओरिएंटेशन समझने लगता है कि उसको किस हिसाब से, उसको किसके साथ रहना है, वो कैसा अपने आप को अंदर से महसूस करता है, या वो फीमेल महसूस करता है खुद को या मेल महसूस करता है, या वो दोनों तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ से बच्चे में समझ शुरू हो जाती है अपने ओरिएंटेशन के प्रति। नाउ मूविंग टू द लेटेंसी स्टेज। इस स्टेज में आकर के बच्चों को अपने उस जो फेलस स्टेज है ना वहां पे का जो सोच है वो बेकार लगने लगता है, वो उनको रिग्रेट महसूस होने लगता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे, मतलब मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तो ये कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं लेटेंसी स्टेज में, और इसी वजह से इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये अपने ही तरीके के दोस्त बनाते हैं, अपने ही जेंडर के ज्यादातर दोस्त चुनते हैं। लड़कियां हैं तो लड़कियां दोस्त बनाएंगी, लड़के हैं तो लड़के दोस्त बनाएंगे। पर आप ये कहोगे कि ग्रुप में तो ये सारे दिख रहे हैं, तो देखो ग्रुप में ये सबके साथ रहेंगे लेकिन इसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा यही होगा और इसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा यही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगा और इन दोनों के बीच में ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंडशिप वाला भावना डेवलप नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चे होते हैं लेटेंसी स्टेज वाले 6 to 8 वाले, वो ज्यादातर लड़कियां क्या कर रही हैं या लड़के क्या कर रहे हैं इसी पे ध्यान देते हैं। अपने उनका गेमिंग ग्रुप, उनका स्टडी ग्रुप, उनका पेंटिंग ग्रुप, डांसिंग ग्रुप, सब कुछ सेम जेंडर वाला होता है। वो इसी वजह से होता है बिकॉज इससे पहले वाले स्टेज में जो गिल्ट है उस गिल्ट को वो ओवरकम करना चाहते हैं या कुछ टाइम के लिए उसको सप्रेस किया हुआ रहता है। एंड लास्ट इज जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज में यहाँ पे जो फेलस स्टेज का वो जो ओरिएंटेशन रिकॉग्नाइज हुआ था उस चीज को फुल्ली तरीके से अपने अंदर से बाहर निकाला जाता है। पर वो उस टाइम पर क्या था, अपने मदर और फादर के लिए था। अब वो दूसरे के प्रति जागृत होना शुरू होता है और यहाँ पे वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे रीअवेकनिंग होता है, सेक्सुअल रीअवेकनिंग किया जाता है जहाँ पे आप खुद से समझते हो, आउटसाइड द फैमिली आप इस प्लेजर को ढूंढना शुरू करते हो। तो दिस इज जेनाइटल स्टेज और ये प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स होता है। नाउ एक बार अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम क्रिस्प वे में तरीके से रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, जो बेसिक स्टेजेस थे, यहाँ पे पहला क्या था, ओरल स्टेज, एज 0 to 1 और 1.5। यहाँ पे ट्रस्ट और कंफर्ट की बात थी और सिम्टम्स क्या थे, डिपेंडेंसी एंड एग्रेशन। देखो अब ये सब क्या बात हो रही है, तो ओरल स्टेज में क्या था, बच्चा च्यू कर रहा था, वहां से अपना अचीव कर रहा था, कोई चीज च्यू जो कर रहा है, बाइट कर रहा है वहां से, राइट। और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर डिपेंडेंसी और एग्रेशन का भाव बढ़ रहा है। एनल स्टेज में यहाँ पे वो अपने बॉडीली नीड्स को कंट्रोल कर रहे हैं और अगर ऐसा कुछ हो जा रहा है तो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आ रहा है। अगर वो कर पा रहे हैं जिस काम को करना चाह रहे हैं तो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आता है। फेलिक स्टेज में अपने आप को से आइडेंटिफाई करते हैं, अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई करते हैं और साथ में अगर इस चीज को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज लेटेंसी स्टेज।
जहाँ पे ईगो और सुपर ईगो देखो यहाँ पे इवॉल्व होना शुरू हो गया। इससे पहले जितने भी थे ये सारे के सारे जो भी थे ये सब एड का पार्ट थे जो उन्हें करना ही है, लेकिन यहाँ से लेटेंसी स्टेज से ईगो और सुपर ईगो का निर्माण हो चुका है और वो अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 से 12 वर्ष की आयु है, सोशल इंटरैक्शंस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। साथ में लास्ट स्टेज है जेनाइटल स्टेज, जहाँ पे अपने सेक्सुअल इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपने पार्टनर्स आउटसाइड द फैमिली ढूंढ रहे हैं। नाउ मूविंग टू क्रिटिसिज्म। अब आलोचनाएं तो होंगी ही और इस थियरी के भी बहुत सारी आलोचनाएं थी, जिसमें से कि एक जो अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये एक डेवलपमेंटल थ्योरी थी और डेवलपमेंट को इन्होंने स्टेज में बांटा था। तो स्टेज तो होता नहीं, हम जान चुके हैं इस चीज को, ये तो रिजॉल्व हो चुका है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है और इन्होंने स्टेजेस बताया। और साथ में इन्होंने बच्चों के ऊपर स्टडीज बताई, बच्चों के लिए स्टेजेस बताए, पर उनका अपना स्टडी चिल्ड्रन के ऊपर था ही नहीं, तो उन्होंने बच्चों के बारे में बताया कैसे, ये क्रिटिसिज्म था। दूसरा क्रिटिसिज्म इन्होंने ये बताया था कि फर्स्ट 3 स्टेजेस जो होते हैं यानी अर्ली एक्सपीरियंसेस, इनका ये मानना था कि अर्ली एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बाद में ये समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट 5 डेवलपमेंटल ईयर्स जो हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इनका भरोसा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्होंने सोशल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे सोशल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमारी डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। हम सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं और वैसे ही धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसा हो रहा है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जा रही है, तो उनके जो एस्पिरेशंस होंगे, गोल्स होंगे, लड़कियों के एस्पिरेशन गोल्स होंगे, वो भी सीमित रहेंगे, वो भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं होंगे। नॉर्मली क्या होगा, वो ऑन एन एवरेज यही सोचेंगी कि हमारी शादी 18 साल के बाद कर दी जा रही है तो हम इतना पास कर लें, इस क्लास तक कर लें, बस उतना ही काफी है, उससे ज्यादा वो नहीं सोचेंगी। तो हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस भी हमारी पर्सनालिटी का भाग होते हैं। तो ये चीज ये भूल गए और इन्होंने एग्जाम्पल अपने पूरे थियरी में कहीं पे इस चीज का जिक्र नहीं किया, कहीं एग्जाम्पल नहीं लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म वाज कि इन्होंने सेक्सुअलिटी को सेंटर बना दिया। पूरे इस थियरी में सेंटर स्टेज पे सेक्सुअलिटी हमें दिखता है, प्लेजर हमेशा दिखता है, लेकिन हर बार प्लेजर का सीधा कनेक्शन सेक्सुअलिटी से नहीं होता है। समटाइम्स इट्स बियॉन्ड समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे हम कनेक्शंस की बात करते हैं, माइंड जो हमारा कॉग्निशन नेकेडनेस है उसके बारे में बात करते हैं, थिंकिंग नेकेडनेस की बात करते हैं, अपने वेवलेंथ मैचेस की बात करते हैं। दैट इज बियॉन्ड सेक्सुअलिटी। उस चीज की इन्होंने बात ही कहीं पे नहीं की और इन्होंने उस चीज को, सेक्सुअलिटी को सिर्फ सेंटर स्टेज मान करके अपनी पूरी थियरी फॉर्मुलेट कर दी। इनकी थियरी पर्सनालिटी के कुछ हद तक साइंटिफिक वैलिडेशंस के साथ सही थी, लेकिन बाद में जैसे उन्होंने थियरी फॉर्मुलेट की, वो साइंटिफिक नेचर की, उसमें जो साइंस था वो लॉस कर दिया इन्होंने, वो लूज हो गई कहीं ना कहीं। पर हिस्ट्री उन्होंने अच्छी खासी बताई, इस पूरे थियरी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन साइंटिफिक नेचर अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा नहीं है इसमें। तो दिस वॉज द क्रिटिसिज्म। और आप इसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि हमने कई बार देखा है कि स्टेजेस में डेवलपमेंट नहीं होता है, और इतना पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने सोशल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर दिया, साथ में सेक्सुअलिटी को सेंटर स्टेज दे दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो क्रिटिसिज्म आप इनका ध्यान रखिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी थियरी बेशक क्रिटिसाइज की गई, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी। इसने एक नया फील्ड ऑफ साइकोलॉजी को जन्म दिया, जिसमें पर्सनालिटी की स्टडी करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।